अध्याय 9। बैंक बने, बैंकर नहीं। अमीर पैसा बनाते हैं। मैंने वीडियो है फॉर्मूले के बी भाग पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उचित मानसिकता और दृष्टिकोण के बिना आप उन महान आर्थिक परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सही पक्ष के कौशल और मानसिकता वाला व्यक्ति बनकर आप इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले अवसरों को पहचानेंगे और ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे। इससे आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। मुझे 1986 के अंत में मेरे अमीर पिता का फोन कॉल याद है। क्या आप रियल एस्टेट बाजार में हैं या शेयर बाजार में, उसने पूछा। नहीं, मैंने उत्तर दिया। मैंने जो कुछ भी निवेश किया है वह अपना व्यवसाय बनाने में है। अच्छा, उन्होंने कहा। सभी बाजारों से दूर रहें, अपना व्यवसाय बनाते रहें, कुछ बड़ा होने वाला है। उस वर्ष अमेरिकी कांग्रेस ने 1986 का कर सुधार अधिनियम पारित किया। केवल 43 दिनों में कांग्रेस ने कई कर कमियों को दूर कर दिया, जिन पर लोग अपनी आय को आश्रय देने के लिए भरोसा करते थे। जो लोग अपनी आय संपत्ति से उन निष्क्रिय घाटे का उपयोग कर कटौती के रूप में कर रहे थे, उन्हें अचानक अभी भी नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने कर कटौती को हटा दिया था। पूरे अमेरिका में रियल एस्टेट की कीमतें गिरने लगी, कुछ मामलों में तो 70% तक। अचानक संपत्ति का मूल्य उनके बंधक की राशि से बहुत कम हो गया। रियल एस्टेट बाजार में दहशत फैल गई। बैंक और बचत और ऋण डगमगाने लगे और कई विफल हो गए। लोग अपना पैसा बैंकों से नहीं निकाल सके और फिर अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट हो गया। दुनिया वित्तीय संकट में चली गई। मौलिक रूप से 1986 के कर सुधार अधिनियम ने कई कर खामियों को समाप्त कर दिया, जिन पर उच्च आय वाले ई और एस निर्भर थे। उनमें से कई ने ई या एस क्वाड्रेंट से अपनी कमाई की भरपाई के लिए किसी भी नुकसान का उपयोग करने के लिए रियल एस्टेट संपत्तियों या सीमित भागीदारी में निवेश किया था। और जबकि दुर्घटना और मंदी ने बी और आई चतुर्थांश में लोगों को प्रभावित किया, उनके कई कर बचाव तंत्र बरकरार रह गए। इस अवधि के दौरान इन्हें एक नया शब्द सीखा, डाउनसाइजिंग। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि जब एक बड़ी छंटनी की घोषणा की गई, तो छंटनी की घोषणा करने वाली कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई। अफसोस की बात है कि अधिकांश को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। कई एस भी मंदी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो व्यापार में कमी, उच्च बीमा दरों और रियल एस्टेट और शेयर बाजारों से होने वाले नुकसान के कारण हुई थी। परिणामस्वरूप मेरा मानना है कि 1986 के कर सुधार अधिनियम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से चोट लगी और उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। धन का हस्तांतरण। जबकि बाईं ओर के लोग पीड़ित थे, बी और आई पक्ष के कई लोग अमीर हो रहे थे। इसका श्रेय सरकार को जाता है, जो कुछ लोगों से छीनकर दूसरों को दे रही है। टैक्स कोड में बदलाव करके निवेश के सभी टैक्सेट्रिक कारणों को उन लोगों से छीन लिया गया जो केवल पैसा खोने के लिए अचल संपत्ति खरीद रहे थे। कई उच्च आय वाले कर्मचारी या पेशेवर थे, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और छोटे व्यवसाय के मालिक। इस अवधि से पहले उनके पास इतनी अधिक कर योग्य आय थी कि उनके सलाहकारों ने उन्हें पैसे खोने के लिए अचल संपत्ति खरीदने और फिर किसी भी अतिरिक्त पैसे के साथ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा। जब सरकार ने कर सुधार अधिनियम के साथ उस खामी को दूर कर दिया, तो धन का सबसे बड़े हस्तांतरण में से एक शुरू हुआ। मेरी राय में अधिकांश संपत्ति ई और एस पक्ष से ले ली गई और डॉलर पर पैसे के लिए बी और आई पक्ष को सौंप दी गई। जब बचत और ऋण बुरे ऋण जारी करने वाले संगठन विफल हो गए, तो अरबों डॉलर की जमा राशि जोखिम में पड़ गई। पैसा तो वापस देना ही था।
तो बचत में खोए अरबों डॉलर का भुगतान करने के लिए कौन बचा था? अचल संपत्ति फौजदारी? खैर, निश्चित रूप से करदाता वही लोग जो पहले से ही काफी नुकसान उठा रहे थे। आप में से कुछ लोगों को रेजोल्यूशन ट्रस्ट कॉरपोरेशन (RTC) नामक एक सरकारी एजेंसी याद होगी जिसे आमतौर पर जाना जाता है। RTC वह एजेंसी थी जो रियल एस्टेट दुर्घटना से फौजदारी लेने और उन्हें उन लोगों को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार थी जो जानते थे कि उन्हें कैसे संभालना है। मेरे और मेरे कई दोस्तों के लिए यह वित्तीय स्वर्ग से मिले आशीर्वाद जैसा था। याद रखें कि पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। इस अवधि के दौरान भावनाएं चरम पर थीं और दृष्टि धुंधली हो गई थी। लोगों ने वही देखा जो उन्हें देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर के लोगों के साथ तीन चीजें हुई। एक, हर जगह दहशत थी। जब भावनाएं अधिक होती हैं, तो वित्तीय बुद्धिमत्ता अक्सर गायब हो जाती है। लोग अपनी नौकरियों, अपनी संपत्ति के गिरते मूल्य, शेयर बाजार की गिरावट और व्यापार की सामान्य मंदी के बारे में इतने चिंतित थे कि वे अपने सामने बड़े अवसरों को देखने में विफल रहे। उनके भावनात्मक विचारों ने उन्हें अंधा कर दिया। आगे बढ़ने और झाड़ियों को पीटने के बजाय अधिकांश लोग अपनी गुफाओं में चले गए और छिप गए। उनके पास बी और आई पक्ष के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल का अभाव था। जिस तरह एक डॉक्टर के पास वर्षों की स्कूली शिक्षा और फिर नौकरी के प्रशिक्षण से विकसित तकनीकी कौशल होना चाहिए, उसी तरह बी और आई चतुर्थांश के लोगों के पास भी अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी कौशल होना चाहिए। इनमें वित्तीय साक्षरता, ऋण का पुनर्गठन कैसे करें, किसी पेशकश की संरचना कैसे करें, पूंजी कैसे जुटाएं, अपने बाजार को समझें और अन्य सीखने योग्य कौशल शामिल हैं। जब RTC ने कहा, हमारे पास बिक्री के लिए एक बैंकर बॉक्स है और इसमें वह संपत्ति है जिसकी कीमत $20 मिलियन हुआ करती थी, लेकिन आप इसे आज $4 मिलियन में प्राप्त कर सकते हैं, अधिकांश ई और एस को इस बारे में कोई सुराग नहीं था कि कैसे वित्तीय स्वर्ग से उपहार खरीदने के लिए $4 मिलियन जुटाने के लिए या अच्छे सौदों और बुरे सौदों को पहचानने का तरीका जानने के लिए। 3, उनके पास कैश मशीन की कमी थी। इस अवधि के दौरान अधिकांश लोगों को जीवित रहने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी। बी के रूप में काम करके मेरी ओर से थोड़े से शारीरिक प्रयास से मेरा व्यवसाय बढ़ सकता है। 1990 तक मेरा व्यवसाय उठ रहा था, दौड़ रहा था और बढ़ रहा था। इस अवधि के दौरान कारोबार एक स्टार्टअप से बढ़कर दुनिया भर में 11 कार्यालयों तक पहुंच गया। जितना अधिक इसका विस्तार हुआ, मुझे उतनी ही कम शारीरिक मेहनत करनी पड़ी और उतना ही अधिक पैसा आने लगा। सिस्टम और सिस्टम में मौजूद लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। अतिरिक्त पैसे और खाली समय के साथ किम और मैं सौदे देखने में काफी समय बिताने में सक्षम थे और उनमें से बहुत सारे थे। यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। एक कहावत है, किसी के जीवन में क्या होता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि जो घटित होता है उसका अर्थ मायने रखता है। 1986 से 1996 तक का समय कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा समय था। दूसरों के लिए यह सबसे अच्छा समय था। जब 1986 में मुझे अपने अमीर पिता का फोन आया, तो मैंने उस शानदार अवसर को पहचान लिया जो इस आर्थिक परिवर्तन ने मेरे लिए प्रस्तुत किया था। भले ही उस समय मेरे पास बहुत अधिक अतिरिक्त नकदी नहीं थी, मैं बी और आई के रूप में अपने कौशल का उपयोग करके संपत्ति बनाने में सक्षम था। बाद में इस अध्याय में मैं अधिक विस्तार से वर्णन करूंगा कि मैंने कैसे संपत्ति बनाई जिससे मुझे मदद मिली आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओ। एक सफल और खुशहाल जीवन की कुंजी में से एक यह है कि आपके रास्ते में आने वाले किसी भी बदलाव पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।
दुर्भाग्य से अधिकांश लोग तेजी से हो रहे और लगातार हो रहे आर्थिक परिवर्तनों को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। हालांकि अधिकांश लोग आमतौर पर आशावादी होते हैं और उनमें भूलने की क्षमता होती है। 10 से 12 साल बाद वे भूल जाते हैं और फिर चीजें बदल जाती हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज लोग 1986 के कर सुधार अधिनियम के बारे में कमोबेश भूल गए हैं। ई और एस पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टैक्स संबंधी खामियां दूर कर दी गई हैं। चूंकि उन्होंने जो खोया था उसे वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, उनकी आय बढ़ गई है और उनके कर लेखाकार ने फिर से वही पुरानी बुद्धिमानी भरी बातें कहना शुरू कर दिया है, जाओ एक बड़ा घर खरीदो। आपके ऋण पर ब्याज आपकी सर्वोत्तम कर कटौती है और इसके अलावा आपका घर एक संपत्ति है और यह आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इसलिए वे आसान मासिक भुगतान पर ध्यान देते हैं और वे उच्च ऋण की स्थिति में फंस जाते हैं। मेरी राय में धन का एक बड़ा हस्तांतरण हो रहा है और यह हमारी अपेक्षा से बहुत अलग तरीके से हो सकता है। यही कारण है कि मेरे अमीर पिता ने मुझे आर्थिक इतिहास पर किताबें पढ़वाई। अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन इतिहास दोहराता है और पैसा कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित होता रहता है, जैसा कि हमेशा होता है। बहुत से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी वे अक्सर अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। दाईं ओर बी और आई बाजार के शीर्ष पर बिकेंगे, ठीक उसी समय जब बाईं ओर के अंतिम सतर्क लोग अपने डर पर काबू पा लेंगे और बाजार में प्रवेश करेंगे। कुछ नया घटित होगा, बाजार गिर जाएगा और जब धूल शांत हो जाएगी तो निवेशक वापस चले जाएंगे। वे जो कुछ उन्होंने अभी बेचा है उसे वापस खरीद लेंगे। फिर से हमारे पास कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर धन का एक और बड़ा हस्तांतरण होगा। जिन लोगों ने पैसा खोया है उनके भावनात्मक घावों को भरने में कई साल लगेंगे, लेकिन घाव ठीक हो जाएंगे, जैसे एक और बाजार अपने चरम के करीब है। लगभग उसी समय लोग न्यूयॉर्क यांकीज के महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेर्रा को उद्धृत करना शुरू कर देंगे। यह फिर से एक नया माहौल है। क्या यह एक साजिश है? अक्सर मैं लोगों को, विशेष रूप से ई और एस को, यह कहते हुए सुनता हूं कि बैंकों को नियंत्रित करने वाले कुछ अतिअमीर परिवारों ने मिलकर किसी प्रकार की वैश्विक साजिश रची है। ये षड्यंत्र सिद्धांत वर्षों से मौजूद हैं। क्या कोई साजिश है? मुझे नहीं पता। क्या कोई साजिश हो सकती है? कुछ भी संभव है। मैं जानता हूं कि ऐसे शक्तिशाली परिवार हैं जो बड़ी रकम पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन क्या एक समूह दुनिया को नियंत्रित करता है? मैं इसे एक तरफ एक मानसिकता वाले लोगों के एक समूह के रूप में देखता हूं और दूसरी तरफ एक अलग मानसिकता वाले लोगों के दूसरे समूह के रूप में देखता हूं। वे सभी पैसे का यह एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक चतुर्थांश एक अलग दृष्टिकोण से और अलग अलग नियमों के साथ खेल रहा है। बड़ी समस्या यह है कि बाईं ओर के लोग यह नहीं देख पाते कि दाईं ओर के लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन दाईं ओर के लोग ठीक ठीक जानते हैं कि बाईं ओर के लोग क्या कर रहे हैं। चुड़ैल का शिकार। यह पता लगाने के बजाय कि दाहिनी ओर के लोग क्या जानते हैं, ई और एस अक्सर जादू टोना करने लगते हैं। केवल कुछ सदियों पहले जब कोई प्लेग होता था या किसी समुदाय में कुछ बुरा होता था तो शहरवासी जादू टोना करने निकल पड़ते थे। उन्हें अपनी दुर्दशा के लिए किसी को दोषी ठहराने की जरूरत थी। खैर, डायन का शिकार आज भी जारी है। बहुत से लोग अपनी वित्तीय समस्याओं के लिए किसी को दोषी मानते हैं।
ये लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए अमीरों को दोषी ठहराना चाहते हैं, बजाय यह स्वीकार करने के कि पैसे के बारे में उनकी अपनी जानकारी की कमी अक्सर उनके संघर्षों का एक बुनियादी कारण है। हीरो बन गए विलेन। हर कुछ वर्षों में एक नया वित्तीय गुरु सामने आता है और ऐसा लगता है कि उसके पास धन के लिए कोई नया जादुई फॉर्मूला है। 1970 के दशक के अंत में यह हंट भाई ही थे जिन्होंने चांदी बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की थी। दुनिया ने शुरू में उनकी प्रतिभा की सराहना की, लेकिन लगभग रातों रात उन्हें अपराधियों के रूप में खोजा गया, क्योंकि भाइयों की सलाह का पालन करने के बाद बहुत से लोगों ने पैसे खो दिए। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में यह जंक बॉन्ड किंग माइकल मिल्केन था। एक दिन वह वित्तीय प्रतिभा का धनी था, लेकिन दुर्घटना के तुरंत बाद उसका पता लगा लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। व्यक्ति बदलते हैं, लेकिन इतिहास दोहराता है। आज हमारे पास नई निवेश प्रतिभाएं हैं। वे टीवी, इंटरनेट और वित्तीय प्रकाशनों पर छाए हुए हैं। कुछ ने सेलिब्रिटी का दर्जा भी हासिल कर लिया है। वॉरेन बफेट को भगवान के निकट माना जाता है। जब वह कुछ खरीदता है तो हर कोई दौड़कर आता है और वह जो खरीदता है उसे खरीद लेता है। और जब वॉरेन बफेट बेचते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं। पैसा खुलेआम उसका पीछा करता है। यदि निकट भविष्य में बाजार में कोई बड़ा सुधार होता है तो क्या आज के वित्तीय नायक कल के घृणित खलनायक होंगे? समय ही बताएगा। अर्थव्यवस्था के हर उत्थान चक्र में नायक होते हैं और हर बुरे दौर में खलनायक होते हैं। अक्सर वे वही लोग बन जाते हैं। लोगों को हमेशा अपने स्वयं के वित्तीय अंधेपन के लिए जलाने के लिए चुड़ैलों या साजिशों की आवश्यकता होगी। इतिहास खुद को दोहराएगा और फिर से धन का एक बड़ा हस्तांतरण होगा। जब ऐसा होगा तो आप स्थानांतरण के किस तरफ होंगे, बाईं ओर या दाईं ओर? मेरी राय में लोगों को यह एहसास ही नहीं हो पाता कि वे इस बड़े वैश्विक खेल में हैं। आकाश में एक आभासी कैसीनो, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वे खेल में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। खेल का नाम है कौन किसका ऋणी है। बैंक बने, बैंकर नहीं। जब मैं अपने मध्य 20वें वर्ष में था तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि खेल का नाम बैंक होना था, लेकिन इसका मतलब बैंकर के रूप में नौकरी पाना नहीं था। मेरी उन्नत शिक्षा प्रारंभ होने वाली थी। इसी अवधि के दौरान मेरे अमीर पिता ने मुझसे बंधक, रियल एस्टेट और वित्त जैसे शब्द देखने को कहा। मैं अपने दिमाग को वह देखने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर रहा था जो मेरी आंखें नहीं देख सकती थीं। उन्होंने मुझे खेल को समझने के लिए प्रोत्साहित किया और जब मैंने खेल सीख लिया तो मुझे जो मिला उससे मैं जो चाहता था वह कर सका। मैंने अपना ज्ञान किसी भी इच्छुक व्यक्ति के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने मुझे पूंजीवाद के महान नेताओं जॉन डी रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों पर किताबें भी पढ़वाई। मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी सांसारिक दार्शनिक रॉबर्ट हेलब्रोनर द्वारा। जो लोग बी और आई पक्ष पर काम करना चाहते हैं उनके लिए उनकी किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी समय के महानतम अर्थशास्त्रियों का पता चलता है, जिसकी शुरुआत एडम स्मिथ से होती है, जिन्होंने लिखा था राष्ट्र की संपत्ति। हमारे कुछ सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों के दिमाग पर गौर करना दिलचस्प है। इन लोगों ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास की व्याख्या उसके संक्षिप्त इतिहास में की। मेरी राय में यदि आप बी और आई पक्ष में नेता बनना चाहते हैं तो हमारे इतिहास और हमारे भविष्य दोनों को समझने के लिए आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बाद सांसारिक दार्शनिक मैं पढ़ने की सलाह देता हूँ जेकिल द्वीप का प्राणी जी, एडवर्ड ग्रिफिन, पॉल जेन पिल्जर द्वारा असीमित धन, जेम्स डेल डेविडसन संप्रभु व्यक्ति, रॉबर्ट उपदेशक काल्हर की शिखा,
और हैरी डेंट का आगे महामंदी। जबकि हेलब्रोनर की पुस्तक आपको यह जानकारी देती है कि हम कहाँ हैं, आर्थिक रूप से आते हैं। अन्य लेखक इस पर अपने विचार देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनके विरोधाभासी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने मुझे वह देखने की अनुमति दी जो मेरी आंखें नहीं देख सकती थीं। इस तरह की किताबें पढ़कर मैं अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, चक्रों और रुझानों के बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम हुआ हूँ। इन सभी पुस्तकों में एक सामान्य विषय यह है कि सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक निकट ही है। बैंक कैसे खेलें? 1986 के कर सुधार अधिनियम के कानून बनने के बाद हर जगह अवसर थे। रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसाय कम कीमतों पर उपलब्ध थे, जबकि यह बाईं ओर के कई लोगों के लिए विनाशकारी था। यह मेरे लिए अद्भुत था क्योंकि मैं भी के रूप में अपने कौशल का उपयोग कर सकता था और अपने आसपास के अवसरों का लाभ उठा सकता था। लालची होने और अच्छे सौदे जैसी दिखने वाली हर चीज का पीछा करने के बजाय मैंने रियल एस्टेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। रियल एस्टेट क्यों? इन 5 साधारण कारणों से। 1. मूल्य निर्धारण। रियल एस्टेट की कीमतें इतनी कम थीं कि अधिकांश संपत्तियों के लिए बंधक भुगतान उचित बाजार किराए से काफी कम था। इन संपत्तियों का बड़ा आर्थिक अर्थ था, जिसका मतलब था कि जोखिम कम था। यह किसी खुदरा स्टोर पर सेल में जाने जैसा था जब हर चीज पर 50% की छूट थी। 2. फाइनेंसिंग। बैंक मुझे रियल एस्टेट पर ऋण देंगे, लेकिन स्टॉक पर नहीं। चूंकि बाजार में मंदी के दौरान मैं जितना संभव हो उतना खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने अचल संपत्ति खरीदी ताकि मेरे पास जो नकदी थी उसे बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण के साथ जोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए मान लें कि मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 की बचत थी। यदि मैं स्टॉक खरीदता तो मैं केवल $10,000 मूल्य के स्टॉक ही खरीद पाता। मैं मार्जिन पर खरीदारी कर सकता था और कुल लागत का केवल एक हिस्सा ही लगा सकता था और ब्रोकर कंपनी मुझे शेष उधार दे सकती थी, लेकिन मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि बाजार में मंदी का जोखिम उठा सकूं। $10,000 की अचल संपत्ति और 90% ऋण के साथ मैं $1,00,000 की संपत्ति खरीद सकता हूं। यदि दोनों बाजार 10% ऊपर जाते तो मैं स्टॉक में $1,000 कमाता, लेकिन रियल एस्टेट में $10,000 कमाता। 3 करों। यदि मैंने शेयरों से $1 मिलियन का लाभ कमाया तो मुझे अपने लाभ पर लगभग 30% पूंजी लाभ कर का भुगतान करना होगा। लेकिन रियल एस्टेट में $1 मिलियन के लाभ को अगली रियल एस्टेट में कर मुक्त किया जा सकता है। लेन देन। इसके अलावा मैं और भी अधिक कर लाभ के लिए संपत्ति का मूल्यह्रास कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण नोट, मेरे लिए इसमें निवेश करने के लिए किसी निवेश का कर लाभ के अलावा आर्थिक अर्थ भी होना चाहिए। कोई भी कर लाभ निवेश को और अधिक आकर्षक बनाता है। 4. नकदी प्रवाह। रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट के बावजूद किराए में गिरावट नहीं हुई थी। इससे मेरी जेब में बहुत सारा पैसा आ गया, गिरवी का भुगतान हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे तब तक इंतजार करने का समय मिला जब तक कि अचल संपत्ति की कीमतें फिर से नहीं बढ़ गईं। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं बेचने में सक्षम हो गया। हालांकि मुझ पर भारी कर्ज था, लेकिन इससे मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि किराया कर्ज उठाने की लागत से कहीं अधिक था। 5. बैंक बनने का मौका। रियल एस्टेट ने मुझे बैंक बनने की अनुमति दी, कुछ ऐसा जो मैं 1974 से करना चाहता था। अमीर पैसा बनाते हैं। मेंधनी पिता गरीब पिता। मैंने इस बारे में लिखा कि कैसे अमीर पैसा बनाते हैं और अक्सर बैंकर की भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित एक सरल उदाहरण है जिसका अनुसरण लगभग कोई भी कर सकता है।
मान लीजिए कि मुझे $1,00,000 मूल्य का एक घर मिला और मुझे एक अच्छा सौदा मिला और मैंने इसके लिए केवल $80,000 का भुगतान किया। मैं $10,000 का अग्रिम भुगतान करता हूँ और $70,000 बंधक प्राप्त करता हूँ जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर मैं विज्ञापन देता हूँ कि यह घर $1,00,000 की अनुमानित कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैं विज्ञापन में इन जादुई शब्दों का उपयोग करता हूँ। घर बिकाऊ है, मालिक हताश, कोई बैंक योग्यता नहीं, कम डाउन पेमेंट, आसान मासिक भुगतान। फोन पागलों की तरह बजता है। घर को रैप या पट्टा खरीद अनुबंध कहा जाता है पर बेचा जाता है। सरल शब्दों में मैं $1,00,000 IOU में घर बेचता हूँ। लेन देन इस प्रकार दिखता है। यह लेन देन तब शीर्षक और एस्क्रो कार्यालय के साथ पंजीकृत किया जाता है जो अक्सर भुगतानों को संभालता है। यदि वह व्यक्ति $1,00,000 पर चूक करता है तो मैं बस संपत्ति जब्त कर लेता हूं और अगले व्यक्ति को बेच देता हूं जो रहने के लिए कम अग्रिम भुगतान, आसान मासिक भुगतान वाला घर चाहता है। लोग इन शर्तों पर घर खरीदने के अवसर के लिए कतार में खड़े रहते हैं। शुद्ध प्रभाव यह है कि मैंने अपने परिसंपत्ति कॉलम में $30,000 बनाए हैं जिसके लिए मुझे ब्याज का भुगतान किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक बैंक को उसके द्वारा दिए गए ऋण के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। मैं एक बैंक बनना शुरू कर रहा था और मुझे यह पसंद था। याद रखें कि अमीर पिता ने कहा था, कर्ज लेते समय सावधान रहें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह छोटा हो। यदि आप बड़ा कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई और इसका भुगतान कर रहा है। बी और आई पक्ष की भाषा में मैंने अपना जोखिम छोड़ दिया या किसी अन्य खरीदार को अपना जोखिम हेज कर दिया। वित्त की दुनिया में यही खेल है। इस प्रकार का लेन देन पूरी दुनिया में किया जाता है। फिर भी मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे पास आते हैं और जादुई शब्द कहते हैं, आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अधिकांश छोटे निवेशक यह समझने में असफल रहते हैं कि कई बड़ी व्यावसायिक इमारतें बिल्कुल ऊपर वर्णित तरीके से खरीदी और बेची जाती हैं। कभी कभी वे बैंक के माध्यम से जाते हैं, लेकिन कई बार वे ऐसा नहीं कर पाते। यह बिना बचत के $30,000 बचाने जैसा है। मैंने पहले लिखा था कि सरकार लोगों को पैसे बचाने के लिए कर लाभ क्यों नहीं देती है। खैर, मुझे संदेह है कि क्या बैंक कभी सरकार से ऐसा करने के लिए कहेंगे क्योंकि आपकी बचत उनकी देनदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बचत दर केवल इसलिए कम है क्योंकि बैंक नहीं चाहते कि आपका पैसा अच्छा रहे या आपकी बचत अच्छा प्रदर्शन करे। तो यह उदाहरण बैंक खेलने और बिना अधिक प्रयास के अपनी बचत बढ़ाने का एक तरीका है। इस $30,000 से नकदी प्रवाह इस प्रकार परिलक्षित होता है। इस आरेख के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। एक, मैं अपने $30,000 के लिए ब्याज दर निर्धारित करता हूँ। अक्सर यह 10% ब्याज होता है। आज अधिकांश बैंक आपको आपकी बचत पर 5% से कम भुगतान करते हैं। इसलिए भले ही मैंने अपने स्वयं के $10,000 का उपयोग डाउन पेमेंट रूप में किया हो, जो कि मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ, इस पर ब्याज अक्सर बैंक द्वारा मुझे दिए जाने वाले ब्याज से बेहतर होता है। 2, यह $20,000 बनाने जैसा है। $10,000 डाउन पेमेंट, $30,000 कम जो पहले मौजूद नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे बैंक एक संपत्ति बनाता है और फिर उस पर ब्याज लेता है। 3, इस $20,000 को करमुक्त बनाया गया था कि चतुर्थांश में औसत व्यक्ति के लिए $20,000 अलग रखने में सक्षम होने के लिए लगभग $40,000 वेतन की आवश्यकता होगी। एक कर्मचारी के रूप में अर्जित आय 50 से 50 का प्रस्ताव है। सरकार इसका 50% आपके देखने से पहले ही विथहोल्डिंग टैक्स के माध्यम से ले लेती है।
4. सभी संपत्ति कर, रखरखाव और प्रबंधन शुल्क अब खरीदार की जिम्मेदारी हैं क्योंकि मैंने संपत्ति बेच दी है। और भी बहुत कुछ है। केवल बैंक की भूमिका निभाकर शून्य से पैसा बनाने के लिए बी और आई पक्ष पर कई रचनात्मक चीजें की जा सकती हैं। इस तरह के लेन देन में 1 सप्ताह से 1 महीने तक का समय लग सकता है। प्रश्न यह है, अधिकांश लोगों को अतिरिक्त $40,000 कमाने में कितना समय लगेगा ताकि वे करों और अन्य खर्चों के बाद $20,000 बचा सकें। आय का स्रोत सुरक्षित है। मेंढनी पिता गरीब पिता। मैंने संक्षेप में बताया कि अमीर निगमों का उपयोग क्यों करते हैं। 1. संपत्ति की सुरक्षा। यदि आप अमीर हैं तो लोग मुकदमेबाजी के माध्यम से आपके पास जो कुछ भी है उसे छीन लेना चाहते हैं। लेकिन अमीरों के पास अक्सर अपने नाम पर कुछ भी नहीं होता है। उनकी संपत्ति उनकी सुरक्षा के लिए ट्रस्टों और निगमों में रखी जाती है। 2. आय सुरक्षा। अपने स्वयं के निगम के माध्यम से परिसंपत्तियों से आय प्रवाह को पारित करके करों के माध्यम से सरकार द्वारा आम तौर पर आपसे ली जाने वाली अधिकांश आय को आश्रय दिया जा सकता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कर्मचारियों के लिए क्रम इस प्रकार है। एक कर्मचारी के रूप में आपकी कमाई पर कर लगाया जाता है और आपकी तनख्वाह मिलने से पहले ही विथहोल्डिंग टैक्स के माध्यम से ले लिया जाता है। इसलिए यदि किसी कर्मचारी को प्रति वर्ष $30,000 का भुगतान किया जाता है तो जब तक सरकार इसे पूरा करती है तब तक यह घटकर $15,000 हो जाता है। इस $15,000 के साथ आपको अपने बंधक और अपने अन्य सभी दैनिक खर्चों का भुगतान करना होगा। यदि आप अपनी आय का स्रोत पहले किसी कॉरपोरेट इकाई के माध्यम से पास करते हैं तो पैटर्न इस प्रकार दिखेगा। $30,000 की आय धारा को एक निगम के माध्यम से पारित करके आप सरकार के हाथों में आने से पहले कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। यदि आप निगम के मालिक हैं तो आप नियम बनाते हैं जब तक कि वह कर संहिता के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, यदि आप नियम बनाते हैं तो आप अपनी कंपनी के उपनियमों में लिख सकते हैं कि बच्चों की देखभाल आपके रोजगार पैकेज का हिस्सा है। कंपनी कर पूर्व डॉलर में से बच्चे की देखभाल के लिए प्रति माह $400 का भुगतान कर सकती है। यदि आप इसके लिए कर पश्चात डॉलर का भुगतान करते हैं तो आपको उसी बच्चे की देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए प्रभावी रूप से लगभग $800 अर्जित करना होगा। सूची लंबी है और आवश्यकताएं विशिष्ट हैं कि किसी निगम का मालिक क्या बट्टे खाते में डाल सकता है, कर्मचारी नहीं कर सकता। कुछ यात्रा खर्चों को प्रीटैक्स डॉलर के साथ लिखा जा सकता है जब तक कि आप दस्तावेज कर सकें कि आपने यात्रा पर बोर्ड मीटिंग व्यवसाय का संचालन किया है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप नियमों का पालन करें। यहाँ तक कि कई मामलों में मालिकों और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजनाएं भी अलग अलग होती हैं। यह सब कहने के बाद मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपको इन खर्चों को कटौती योग्य बनाने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। मैं टैक्स कोड द्वारा अनुमत कानूनी कटौतियों का लाभ उठाने में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं कानून तोड़ने की अनुशंसा नहीं करता। फिर इनमें से कुछ प्रावधानों का लाभ उठाने की कुंजी यह है कि आप किस चतुर्थांश से अपनी आय अर्जित करते हैं। यदि आपकी सारी आय एक कर्मचारी के रूप में किसी ऐसी कंपनी से उत्पन्न होती है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण आपके पास नहीं है, तो आपके लिए बहुत कम आय या परिसंपत्ति सुरक्षा उपलब्ध है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि यदि आप एक कर्मचारी हैं, तो अपनी नौकरी रखें, लेकिन बी या आई चतुर्थांश में समय बिताना शुरू करें। आपकी तीव्र स्वतंत्रता की राह उन 2 चतुर्थांशों से होकर गुजरती है। अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए 1 से अधिक चतुर्थांशों में काम करना ही रहस्य है। मुफ्त जमीन।
कुछ समय पहले किम और मैं भीड़भाड़ वाले शहर की हलचल से दूर कुछ संपत्ति चाहते थे। हमें ऊंचे ओक के पेड़ों और उसके बीच से बहने वाली एक जलधारा वाली कुछ जमीन का मालिक बनने की इच्छा हुई। हम भी प्राइवेसी चाहते थे। हमें 20 एकड़ का एक पार्सल मिला जिसकी कीमत $75,000 थी। विक्रेता 10% कम लेने और शेष राशि 10% ब्याज पर ले जाने को तैयार था। यह एक उचित लेन देन था। समस्या यह थी कि इसने कर्ज पर उस नियम का उल्लंघन किया जो अमीर पिताजी ने मुझे सिखाया था, जो था कर्ज लेते समय सावधान रहें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह छोटा हो। यदि आप बड़ा कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई और इसका भुगतान करे। हमने जमीन का $75,000 का टुकड़ा दे दिया और ऐसी संपत्ति की तलाश में लग गए जो अधिक सार्थक हो। मेरे लिए $75,000 बहुत सारा कर्ज है, क्योंकि हमारा नकदी प्रवाह अगले चित्र की तरह दिखेगा। और अमीर पिता का नियम याद रखें, यदि आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको भुगतान किया जाना चाहिए। खैर, इस लेन देन में मैंने ऋण और जोखिम दोनों उठाए होंगे और मैं ही इसके लिए भुगतान कर रहा था। लगभग 1 महीने बाद हमें $115,000 में जमीन का एक टुकड़ा मिला जो और भी खूबसूरत था। यह 87 एकड़ में एक जलधारा के साथ ऊंचे ओक के पेड़ थे और इसमें एक घर था। मैंने विक्रेता को पूरी कीमत देने की पेशकश की अगर वह मुझे मेरी शर्तें बताएगा, जो उसने किया। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो हमने घर की मरम्मत में कुछ डॉलर खर्च किए और कम डाउन पेमेंट, आसान मासिक भुगतान के समान विचार का उपयोग करते हुए घर और 30 एकड़ जमीन को $215,000 में बेच दिया। हमने 57 एकड़ जमीन अपने लिए रखी। मेरी बैलेंस शीट पर लेन देन इस प्रकार दिखता था। नया मालिक रोमांचित था क्योंकि यह एक सुंदर घर था और वह इसे लगभग कुछ भी नहीं खरीदने में सक्षम था। इसके अलावा उन्होंने इसे अपने कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट रिट्रीट के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी कंपनी के माध्यम से भी खरीदा, जिससे उन्हें कंपनी की संपत्ति के रूप में खरीद मूल्य को कम करने, रखरखाव लागत में कटौती करने और ब्याज भुगतान में कटौती करने की अनुमति मिली। उसका ब्याज भुगतान मेरे ब्याज भुगतान से अधिक है। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए और मेरा कर्ज चुका दिया और बदले में मैंने भी अपना कर्ज चुका दिया। कर्ज खत्म हो गया था। मेरे द्वारा अर्जित अतिरिक्त $1,00,000 लाभ के साथ मैं भूमि और घर के लाभ से कर का भुगतान करने में सक्षम था। कुल परिणाम शून्य ऋण करों के बाद $15,000 का लाभ और 57 एकड़ भव्य भूमि थी। यह ऐसा था जैसे आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए भुगतान किया जा रहा है। आज उस एक लेन देन से मेरी बैलेंस शीट इस तरह दिखती है। आईपीओ, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ या स्टॉक पेशकश के माध्यम से एक निजी कंपनी को सार्वजनिक करना पिछले अनुभाग में वर्णित लेन देन के समान सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि शब्द, बाजार और खिलाड़ी अलग अलग हैं, बुनियादी अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं। जब मेरा संगठन जनता को शामिल करने के लिए एक कंपनी बनाता है तो हम अक्सर हवा से मूल्य बनाते हैं, भले ही हम इसे उचित बाजार मूल्य की सटीक राय पर आधारित करने का प्रयास करते हैं। हम पेशकश को सार्वजनिक बाजार में ले जाते हैं और इस इक्विटी को एक व्यक्ति को बेचने के बजाय इसे एक कंपनी के शेयरों के रूप में हजारों लोगों को बेचा जाता है। अनुभव का मूल्य। मैं लोगों को आय चतुर्थांश पर आगे बढ़ने से पहले बी चतुर्थांश से शुरुआत करने की सलाह देता हूँ। भले ही निवेश रियल एस्टेट, व्यवसाय, स्टॉक या बॉन्ड में हो, एक अंतर्निहित व्यापक व्यावसायिक समझ है जो एक अच्छे निवेशक होने के लिए आवश्यक है। कुछ लोगों के पास यह व्यापक समझ होती है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्कूल हमें अत्यधिक विशिष्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करता है,
न कि व्यापक रूप से प्रशिक्षित होने के लिए। जो लोग बी या आई चतुर्थांश में जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मैं छोटी शुरुआत करने और अपना समय लेने की सलाह देता हूँ। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़े, बड़े सौदे करें। याद रखें, $80,000 सौदे और 800,000 सौदे के बीच एकमात्र अंतर 0 है। एक छोटे सौदे से गुजरने की प्रक्रिया बहुत बड़ी, करोड़ों डॉलर की सार्वजनिक पेशकश से गुजरने जैसी ही है। यह केवल अधिक लोगों, अधिक शून्यों और अधिक मनोरंजन की बात है। एक बार जब कोई व्यक्ति अनुभव और अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है, तो उसे बड़े और बड़े निवेश बनाने के लिए कम और कम पैसे की आवश्यकता होती है। कई बार ढेर सारा पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। क्यों? अनुभव मूल्यवान है। जैसा कि कहा गया पहले, यदि आप जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो लोग और पैसा आपकी ओर आएंगे। छोटी शुरुआत करें और अपना समय लें। अनुभव पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सरल और आसान है। सैद्धांतिक रूप से कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर संख्याएं और लेनदेन सरल हैं, भले ही हम स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या व्यवसायों के बारे में बात कर रहे हों। आर्थिक रूप से संपन्न होने का सीधा सा मतलब है अलग ढंग से सोचने में सक्षम होना, अलग अलग पहलुओं से सोचना और चीजों को अलग तरीके से करने का साहस रखना। मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक व्यक्ति जो इस तरह की सोच में नया है, उसे अनगिनत लोगों से गुजरना पड़ता है जो आपसे कहेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप उस तरह की सीमित सोच पर काबू पा सकते हैं और ऐसे लोगों की तलाश कर सकते हैं जो आपसे कहें, हाँ मुझे पता है कि यह कैसे करना है, मुझे आपको यह सिखाने में खुशी होगी, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कानून। मैंने इस अध्याय की शुरुआत 1986 के कर सुधार अधिनियम के साथ की थी। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन था, लेकिन यह आखिरी नहीं होगा। मैं कर सुधार अधिनियम का उपयोग केवल एक उदाहरण के रूप में करता हूं कि कुछ नियम और कानून कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बी या आई चतुर्थांश में सफल होना है, तो उसे बाजार की शक्तियों और उन बाजार शक्तियों को प्रभावित करने वाले कानून में किसी भी बदलाव के बारे में जागरूक होना होगा। आज अमेरिका में कर कानून के हजारों पन्ने हैं। यह केवल IRS के लिए ही है। संघीय कानूनों में 1.2 मिलियन से अधिक पृष्ठों के कानून आते हैं। संपूर्ण US IRS कोड को पढ़ने में औसत पाठक को 23,000 वर्ष लगेंगे। हर साल अधिक कानून बनाए जाते हैं, निरस्त किए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं। केवल संशोधनों को जारी रखना एक पूर्णकालिक नौकरी से कहीं अधिक होगा। जब भी कोई मुझसे कहता है यह कानून के विरुद्ध है, तो मैं उनसे यह पूछकर उत्तर देता हूं कि क्या उन्होंने अमेरिका में कोड की प्रत्येक पंक्ति पढ़ी है। यदि वे हाँ कहते हैं, तो मैं दरवाजे की ओर पीठ करते हुए धीरे धीरे निकल जाता हूँ। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मुंह न मोड़े जो सोचता है कि वह हर कानून जानता है। सही दिशा में सफल होने के लिए अपनी आंखों से 5% और दिमाग से 95% देखने की आवश्यकता होती है। कानूनों और बाजार को समझना। वित्तीय सफलता के लिए शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। धन का बड़ा हस्तांतरण अक्सर तब होता है जब कानून और बाजार बदलते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वे परिवर्तन आपके पक्ष में हो, न कि आपके विरुद्ध हो, तो ध्यान देना जरूरी है। सरकार को आपके पैसे की जरूरत है। मैं कर चुकाने में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूं कि सरकार एक अच्छी तरह से संचालित सभ्यता के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है। दुर्भाग्य से मेरी राय में सरकार बहुत बड़ी है, कुप्रबंधित है
और उसने बहुत सारे वादे किए हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती। लेकिन यह केवल आज के राजनेताओं और सांसदों की गलती नहीं है। आज हम जिन अधिकांश वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे उनके पूर्ववर्तियों द्वारा पैदा की गई थीं। दुर्भाग्य से यदि कानून निर्माता अपनी नौकरी बचाए रखना चाहते हैं तो वे जनता को सच्चाई नहीं बता सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जनता अभी भी अपनी वित्तीय और चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर निर्भर है। सरकार नहीं कर सकती। इस बीच सरकार को करों में वृद्धि जारी रखनी होगी, भले ही राजनेता ऐसा न करने का वादा करें। इसीलिए कांग्रेस ने 1986 का कर सुधार अधिनियम पारित किया। करों में अधिक संग्रह करने के लिए उसे कर खामियों को दूर करने की आवश्यकता थी। कई पश्चिमी सरकारों को बहुत पहले किए गए कुछ वादों जैसे मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा, साथ ही लाखों संघीय श्रमिकों के लिए संघीय पेंशन पर डिफॉल्ट को रोकने के लिए और भी अधिक कर एकत्र करना जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे घाटा बढ़ेगा, सेवानिवृत्ति निधि अमेरिका में 401 के योजनाएं या कई अन्य देशों में सेवानिवृत्ति निधि सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वे बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन हैं। बेबी बूमर्स के विक्रय आदेशों का भुगतान करने के लिए म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक को खत्म करना शुरू कर देंगे, जिन्हें सेवानिवृत्ति के लिए धन का उपयोग करने की आवश्यकता है। बेबी बूमर्स अचानक इन म्यूचुअल फंडों द्वारा अर्जित लाभ से भारी पूंजी लाभ करों में फंस जाएंगे और निकासी पर उन पर कर लगेगा। पूंजीगत लाभ इन अधिक मूल्यवान शेयरों को ऊंची कीमतों पर बेचने से आएगा, जिसे फंड अपने सदस्यों को देते हैं। नकदी के बजाय कई बेबी बूमर्स पूंजीगत लाभ के कर बिल में फंस जाएंगे जो उन्हें कभी नहीं मिला। याद रखें, करदाता को हमेशा सबसे पहले पैसा मिलता है। इसके साथ ही लाखों गरीब बेबी बूमर्स का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोगों का स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से बदतर रहा है। संपन्न लोग, मेडिकेयर दिवालिया हो जाएगा और पूरे अमेरिका के शहरों में अधिक सरकारी सहायता की मांग बढ़ जाएगी। इसमें चीन द्वारा सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद वाले देश के रूप में अमेरिका को ग्रहण लगाने और भारत जैसे देशों में सेवाओं जैसे लेखांकन, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीसेल्स को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति को जोड़े, और यह स्पष्ट हो जाता है कि वेतन में कमी करनी होगी या हमारे तेजी से बदलते वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादकता को आसमान छूना चाहिए। धन का अगला बड़ा हस्तांतरण अज्ञानता से हो रहा है। औद्योगिक युग की बड़ी सरकार और बड़े व्यवसाय की हकदारी वाली मानसिकता खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम सूचना युग के बीच में हैं और हम नई दुनिया की समस्याओं के पुराने समाधानों को समझ रहे हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। जैसा कि पहले कहा गया है, मेरी राय में वह घटना वर्ष 1492 जितनी ही महत्वपूर्ण थी जब कोलंबस एशिया की खोज में अमेरिका से टकराया था। कुछ हलकों में 1492 लगभग 500 वर्षीय औद्योगिक युग की आधिकारिक शुरुआत थी। 1989 में इसका अंत हो गया। नियम बदल गए हैं। इतिहास एक मार्गदर्शक है। मेरे अमीर पिता ने मुझे खेल को अच्छे से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैंने इसे अच्छी तरह से सीख लिया तो मैं जो कुछ भी जानता था उसके साथ मैं जो चाहता था वह कर सका। मैं इस चिंता के कारण लिखता और पढ़ाता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को यह जानने की जरूरत है कि वे आर्थिक रूप से अपनी देखभाल कैसे करें और जीवन समर्थन के लिए सरकार या कंपनी पर निर्भर न रहें। मुझे आशा है कि आर्थिक दृष्टि से जो कुछ मैं सड़क पर उतरता हुआ देख रहा हूँ उसके बारे में मैं गलत हूँ। शायद सरकारें लोगों की देखभाल करने के वादे करती रह सकती हैं, कर बढ़ाती रह सकती हैं और अधिक कर्ज में डूबती रह सकती हैं। शायद शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा और फिर कभी नीचे नहीं आएगा।
और शायद रियल एस्टेट की कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी और आपका घर आपका सबसे अच्छा निवेश बन जाएगा। और हो सकता है कि लाखों लोगों को न्यूनतम वेतन अर्जित करने में खुशी मिलेगी और वे अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करने में सक्षम होंगे। शायद ये सब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो नहीं। ऐतिहासिक रूप से यदि लोग 75 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं तो वे 2 मंदी और 1 अवसाद से गुजरते हैं। बेबी बूमर्स के रूप में हम 3 मंदी से गुजरे हैं और कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या हम दूसरी मंदी में प्रवेश कर रहे हैं। अवसाद, शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इतिहास कहता है कि ऐसा होगा। जैसा कि कहा जाता है, यदि आपका पड़ोसी अपनी नौकरी खो देता है तो यह मंदी है। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो यह एक अवसाद है। मेरे अमीर पिता ने मुझे महान पूंजीपतियों और अर्थशास्त्रियों पर किताबें इसलिए पढ़वाई ताकि मैं इस बारे में एक लंबा दृष्टिकोण और बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकूं कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे ही बाजारों में भी बड़ी लहरें होती हैं। समुद्र की लहरों को चलाने वाली हवा और सूरज के बजाय वित्तीय बाजार की लहरें 2 मानवीय भावनाओं से संचालित होती हैं, लालच और भय। मुझे नहीं लगता कि अवसाद अतीत की बातें हैं, क्योंकि हम में हमेशा लालच और भय की भावनाएं रहेंगी। और जब लालच और डर टकराते हैं और व्यक्ति बुरी तरह हार जाता है तो अगली मानवीय भावना अवसाद होती है। अवसाद क्रोध और उदासी से बना है, स्वयं के प्रति क्रोध और नुकसान पर दुरहक। आर्थिक अवसाद भावनात्मक अवसाद हैं। लोग हार जाते हैं और वे उदास हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में दिखाई देती है, तब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो अवसाद के विभिन्न चरणों में हैं। उनके पास नौकरी हो सकती है, लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे अपने आप पर क्रोधित होते हैं और अपना समय बर्बाद होने पर दुखी होते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वे सुरक्षित नौकरी ढूंढें और भविष्य के बारे में चिंता न करें कि औद्योगिक युग के विचार में फंस गए हैं। एक महान परिवर्तन का अर्थ है अवसर। हम जबरदस्त बदलाव और अवसर के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह सबसे अच्छा समय होगा, दूसरों के लिए यह सबसे बुरा समय होगा। जैसा कि राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, एक बड़ा परिवर्तन निकट है। कैनेडी कैशफ्लो क्वाड्रेंट के दाहिनी ओर से आए थे। 1960 के दशक में उन्होंने समय के जाल में फंसे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की सख्त कोशिश की। दुर्भाग्य से दशकों बाद लाखों लोग अभी भी उन समय के जाल में फंसे हुए हैं, जो पिछली पीढ़ियों से दिए गए विचारों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल जाओ ताकि आप एक सुरक्षित नौकरी पा सकें। हालांकि शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को सुरक्षित नौकरी की तलाश करने और कंपनियां सरकार से उनकी देखभाल करने की अपेक्षा करने के बजाय थोड़ा आगे सोचने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। कामकाजी दिन खत्म हो गए हैं। यह एक औद्योगिक युग का विचार है और हम अब वहां नहीं हैं। किसी ने नहीं कहा कि यह उचित है, क्योंकि यह कोई निष्पक्ष देश नहीं है। हम एक आजाद देश हैं। ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, होशियार हैं, सफलता के लिए अधिक प्रेरित हैं, अधिक प्रतिभाशाली हैं या दूसरों की तुलना में अच्छे जीवन के अधिक इच्छुक हैं। अमेरिका में सौभाग्य से हम उन महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प है। फिर भी जब भी कोई हमसे बेहतर करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह अनुचित है। वही लोग जो सोचते हैं कि अगर अमीर गरीबों के साथ साझा करें तो यह अधिक उचित होगा। खैर, किसी ने नहीं कहा कि यह उचित था।
और जितना अधिक हम चीजों को निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, हम उतने ही कम स्वतंत्र होते जाते हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि भेदभाव या कांच की छत है, तो मैं उनसे सहमत होता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसी चीजें मौजूद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के भेदभाव से घृणा करता हूँ और जापानी वंश का होने के कारण मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ई और एस चतुर्थांशों में भेदभाव मौजूद है, खासकर कंपनियों में। आपका रूप, आपकी शिक्षा, आपकी त्वचा का रंग और आपका लिंग सभी बाईं ओर गिने जाते हैं। लेकिन वे सही पक्ष पर भरोसा नहीं करते, जहां निष्पक्षता और सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। यह सब स्वतंत्रता और खेल के प्रति प्रेम के बारे में है। यदि आप दाहिनी ओर खेल खेलना चाहते हैं, तो खिलाड़ी आपका स्वागत करेंगे। यदि आप खेलते हैं और जीतते हैं, तो ठीक है। वे आपको और भी अधिक गले लगाएंगे और आपसे आपके रहस्य पूछेंगे। यदि आप खेलते हैं और हार जाते हैं, तो वे खुशी से आपके सारे पैसे ले लेंगे। लेकिन अपनी असफलताओं के लिए शिकायत न करें या किसी और को दोष न दें। यह वह तरीका नहीं है जिससे खेल दाहिनी ओर खेला जाता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष होना नहीं है। निष्पक्ष होना खेल का नाम नहीं है। सरकार बी और आई चतुर्थांश को अकेला क्यों छोड़ देती है? वास्तव में सरकारें बी और आई चतुर्थांशों को अकेला नहीं छोड़ती हैं। यह अधिक है कि बी और आई चतुर्थांश के पास भागने और धन छिपाने के अधिक तरीके हैं। मेंढनी पिता गरीब पिता। मैंने निगमों की शक्ति के बारे में बात की। अमीरों के पास अपनी संपत्ति अधिक रखने का एक बड़ा कारण यह है कि वे कॉरपोरेट निकायों के रूप में काम करते हैं, मानव निकायों के रूप में नहीं। एक इंसान को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। एक कॉरपोरेट निकाय ऐसा नहीं करता है। एक कॉरपोरेट निकाय दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करता है और अक्सर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। एक मानव शरीर को सरकार के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है और अमेरिका में उन्हें काम करने के लिए ग्रीन कार्ड की आवश्यकता होती है। एक कॉरपोरेट निकाय ऐसा नहीं करता है। जबकि सरकारें कॉरपोरेट निकायों से अधिक पैसा लेना चाहती हैं, उन्हें एहसास है कि यदि वे अपमानजनक कर कानून पारित करते हैं, तो कॉरपोरेट निकाय उनके पैसे और उनकी नौकरी दोनों को किसी अन्य देश में ले जाएंगे। औद्योगिक युग में लोग एक देश के रूप में अपतटीय के बारे में बात करते थे। अमीरों ने हमेशा टैक्स हेवन की तलाश की है, जहां उनके पैसे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। आज अपतटीय एक देश नहीं है, यह साइबर स्पेस है। पैसा एक विचार और अदृश्य होने के कारण अब अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दायरे में छिप सकता है। जल्द ही, यदि यह पहले से नहीं किया जा रहा है, तो लोग बिना किसी कानून के अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे भूतुल्यकालिक उपग्रह पर अपना बैंकिंग कार्य करेंगे, या वे ऐसे देश में काम करना चुन सकते हैं जहां के कानून अमीर लोगों के लिए अधिक अनुकूल हैं। मेंढनी पिता गरीब पिता। मैंने लिखा है कि कोलंबस द्वारा धन से भरी एक नई दुनिया की खोज के तुरंत बाद औद्योगिक युग की शुरुआत में निगम लोकप्रिय हो गए। हर बार जब अमीर लोग जहाज को समुद्र में भेजते थे, तो उन्हें खतरा होता था, क्योंकि अगर जहाज वापस नहीं आता था, तो अमीर लोग मरने वाले नाविकों के परिवारों के प्रति ऋणी नहीं होना चाहते थे। इसलिए कानूनी सुरक्षा के लिए और उद्यम में लगाए गए धन की मात्रा में हानि के जोखिम को सीमित करने के लिए निगमों का गठन किया गया था। मैं दुनिया में जहां भी यात्रा करता हूं, जिन लोगों से मेरा संपर्क होता है, वे मुख्य रूप से उनके अपने निगमों के कर्मचारी होते हैं। सैद्धांतिक रूप से उनके पास कुछ भी नहीं है और वास्तव में वे निजी नागरिक के रूप में मौजूद नहीं हैं। वे अपने समृद्ध निगमों के अधिकारियों के रूप में मौजूद हैं,
लेकिन निजी नागरिकों के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं, आप इस देश में ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के विरुद्ध है। अधिकांश लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों के कानून समान हैं। वे अलग अलग शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में उनके कानून काफी हद तक एक जैसे हैं। यदि संभव हो तो मेरा सुझाव है कि आप कम से कम अपने निगम का कर्मचारी होने पर विचार करें। यह उच्च आय वाले एस और बी के लिए विशेष रूप से उचित है, भले ही उनके पास फ्रेंचाइजी हो या वे नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी आय अर्जित करते हों। अपनी विशेष स्थिति के लिए सर्वोत्तम संरचना चुनने और लागू करने में मदद के लिए सक्षम वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें। कानून दो तरह के होते हैं। सही तौर पर ऐसा लगता है जैसे अमीरों के लिए कानून है और बाकी सभी के लिए कानून है, लेकिन हकीकत में कानून वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अमीर लोग कानूनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग ऐसा नहीं करते। यही मूलभूत अंतर है। मैं दृढ़तापूर्वक स्मार्ट सलाहकारों को नियुक्त करने, कानून का पालन करने और कानूनी रूप से ढेर सारा पैसा कमाने का सुझाव देता हूँ। आपके कानूनी सलाहकार कानून में आगामी परिवर्तनों के लिए आपकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करेंगे। और जब कानून बदलते हैं तो धन भी बदल जाता है। दो विकल्प। स्वतंत्र समाज में रहने का एक लाभ विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। मेरी राय में दो बड़े विकल्प हैं, सुरक्षा का विकल्प और स्वतंत्रता का विकल्प। यदि आप सुरक्षा चुनते हैं तो आपको अत्यधिक करों और दंडात्मक ब्याज भुगतान के रूप में उस सुरक्षा के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि आप स्वतंत्रता चुनते हैं तो आपको पूरा खेल सीखने और समझदारी से खेलने की जरूरत है। यह आपकी पसंद है कि आप किस चतुर्थांश से गेम खेलना चाहते हैं। इस पुस्तक के भाग I में कैश फ्लो क्वाड्रेंट की विशिष्टताओं को परिभाषित किया गया है, जबकि भाग 2 में किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिकता और दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बी और I क्वाड्रेंट के सही पक्ष को चुनता है। अब तक आपको पता होना चाहिए कि आप वर्तमान में किस चतुर्थांश में हैं और यह भी पता होना चाहिए कि आप कहां होना चाहते हैं। आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर से संचालन की मानसिक प्रक्रिया और मानसिकता की भी बेहतर समझ होनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको बाईं ओर से दाईं ओर पार करने के तरीके दिखाए हैं, अब विशिष्ट होने का समय आ गया है। अंतिम खंड में मैं वित्तीय फास्ट ट्रैक खोजने के लिए 7 चरणों की पहचान करूंगा जिन्हें मैं बी और I चतुर्थांश में जाने के लिए आवश्यक मानता हूं। व्यवसाय बनाए और रियल एस्टेट खरीदे। 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरोल कटौती के माध्यम से सभी कामकाजी अमेरिकियों पर कर लगाना शुरू किया। दूसरे शब्दों में ई चतुर्थांश में लोगों को भुगतान मिलने से पहले सरकार को भुगतान मिल गया। जो कोई भी पूरी तरह से ई था, उसे सरकार से बहुत कम बच पाता था। इसका मतलब यह भी था कि केवल अमीरों पर कर लगाने के बजाय, जो कि 16वें संशोधन की आशा थी, प्रत्येक ई और एस पर कर लगाया जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब। आज अमेरिका में सबसे कम वेतन पाने वाले लोग कुल आय के प्रतिशत के रूप में अमीर और मध्यम वर्ग की तुलना में अधिक कर चुकाते हैं। 1986 में कर सुधार अधिनियम एस क्वाड्रेंट में उच्च वेतन वाले पेशेवरों के पीछे चला गया। इस अधिनियम ने विशेष रूप से डॉक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, दंत चिकित्सकों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को लक्षित किया और उनके लिए अपनी आय को सुरक्षित रखने के तरीके को कठिन बना दिया, यदि असंभव नहीं है, जैसा कि अमीर बी और I चतुर्थांश में कर सकते हैं। इन पेशेवरों को सी निगमों के बजाय एस निगमों के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए मजबूर किया गया,
या फिर कर जुर्माना देना पड़ा। अमीर लोग यह जुर्माना नहीं भरते। इन अत्यधिक मुआवजे वाले पेशेवरों की आय को एस निगम के माध्यम से पारित किया जाता है और उच्चतम संभव व्यक्तिगत कर दर पर कर लगाया जाता है। उनके पास सी निगमों को दी गई कटौतियों के माध्यम से अपनी आय को आश्रय देने का अवसर नहीं है। उसी समय सभी एस निगमों को एक कैलेंडर वर्ष के अंत के लिए बाध्य करने के लिए कानून में बदलाव किया गया। इसने फिर से सभी आय पर उच्चतम दर से कर लगाने को मजबूर कर दिया। जब मैंने अपने सीपीए के साथ इन परिवर्तनों पर चर्चा की तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि नए स्वरोजगार लोगों को सबसे बड़ा झटका आमतौर पर उनके पहले व्यावसायिक वर्ष के अंत में लगता है, जब उन्हें पता चलता है कि वे जो सबसे बड़ा कर चुका रहे हैं वह स्वरोजगार कर है। यह कर एस या स्वरोजगार के लिए ई या कर्मचारियों के रूप में भुगतान किए गए भुगतान से दोगुना है और इसकी गणना आय के आधार पर की जाती है, इससे पहले कि कोई व्यक्ति किसी मद में कटौती या व्यक्तिगत छूट में कटौती कर सके। एक स्वरोजगार व्यक्ति के लिए यह संभव है कि उसकी कोई कर योग्य आय न हो, फिर भी उसे स्वरोजगार कर देना पड़े। दूसरी ओर निगम स्वरोजगार कर का भुगतान नहीं करते हैं। 1986 के कर सुधार अधिनियम ने भी प्रभावी ढंग से अमेरिका के ई और एस को निवेश के रूप में रियल एस्टेट से बाहर कर स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों में धकेल दिया। एक बार जब आकार में कटौती शुरू हुई तो लाखों लोगों ने न केवल अपनी नौकरियों के बारे में कम सुरक्षित महसूस किया, बल्कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में भी कम सुरक्षित महसूस किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी भविष्य की वित्तीय भलाई बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन कागजी संपत्तियों पर आधारित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1986 के कर सुधार अधिनियम का इरादा अमेरिका में छोटे सामुदायिक बैंकों को बंद करने और सभी बैंकिंग को बड़े राष्ट्रीय बैंकों में स्थानांतरित करने का था। मुझे संदेह है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिका जर्मनी और जापान के बड़े बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यदि यही इरादा था तो यह सफल रहा। आज अमेरिका में बैंकिंग कम व्यक्तिगत और विशुद्ध रूप से संख्याओं के आधार पर होती है। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि कुछ वर्ग के लोगों के लिए गृह ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करना कठिन है। एक छोटे शहर के बैंकर के बजाय आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हुए, यदि आप इसकी अवैयक्तिक योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो एक केंद्रीय कंप्यूटर आपका नाम उगल देता है। 1986 के कर सुधार अधिनियम के बाद अमीर लोग अधिक कमाते हैं, कम काम करते हैं, करों में कम भुगतान करते हैं और मेरे अमीर पिता ने वर्षों पहले मुझे जो फार्मूला दिया था उसका उपयोग करके अधिक संपत्ति सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, जो था एक व्यवसाय बनाएं और वास्तविक खरीदारी करें। जागीर विचार यह था कि सी कॉरपोरेशन के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाया जाए और आय को रियल एस्टेट के माध्यम से आश्रय दिया जाए। जबकि लाखों करोड़ों अमेरिकी काम करते हैं, करों में अधिक से अधिक भुगतान करते हैं और फिर हर महीने म्यूचुअल फंड में अरबों डॉलर डालते हैं। अमीर चुपचाप अपने सी निगमों के शेयर बेच रहे हैं, जिससे वे और भी अमीर बन रहे हैं और फिर अरबों का निवेश अचल संपत्ति खरीद रहे हैं। सी कॉरपोरेशन का एक हिस्सा खरीदार को कंपनी के स्वामित्व के जोखिम में हिस्सा लेने की अनुमति देता है। स्टॉक का एक हिस्सा शेयरधारक को सी कॉरपोरेशन के मालिक होने और रियल एस्टेट ऑफर निवेश करने वाले लाभों की अनुमति नहीं देता है। मेरे अमीर पिता ने सी कॉरपोरेशन में व्यवसाय बनाने और फिर रियल एस्टेट खरीदने की सलाह क्यों दी? क्योंकि कर कानून इस तरह से काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन यह विषय इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। बस मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक जैसे बेहद अमीर लोगों के शब्दों को याद रखें, मेरा व्यवसाय हैमबर्गर नहीं है, मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। या मेरे अमीर पिता के शब्द याद हैं, जिन्होंने मेरे दिमाग में कहा था, व्यवसाय बनाओ और अचल संपत्ति खरीदो।
दूसरे शब्दों में, मुझे कर कानूनों का पूरा लाभ उठाने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर अपना भाग्य तलाशने की जरूरत थी। 1990 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मेरे होठों को पढ़ो का वादा करने के बाद कर बढ़ा दिए। कोई नया कर नहीं। 1992 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हाल के इतिहास में सबसे बड़ी कर वृद्धि में से एक कानून पर हस्ताक्षर किए। 21वीं सदी में भी कर वृद्धि जारी है। फिर ये कर वृद्धि और एस को प्रभावित करती है, लेकिन बी और आई अधिकांश भाग के लिए प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम सूचना युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सभी को विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी एकत्र करना जारी रखना होगा। सूचना युग में गुणवत्तापूर्ण जानकारी हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जैसा कि एरिक हॉफर ने एक बार कहा था, परिवर्तन के समय में शिक्षार्थियों को पृथ्वी विरासत में मिलती है, जबकि विद्वान स्वयं को उस दुनिया से निपटने के लिए खूबसूरती से सुसज्जित पाते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। याद करना, हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसीलिए मैं हमेशा निम्नलिखित की अनुशंसा करता हूँ। एक सर्वोत्तम पेशेवर और वित्तीय सलाह लें जो आपको मिल सके। उदाहरण के लिए, जबकि एक सी कॉरपोरेशन कई मामलों में अच्छा काम करता है, यह हर समय सबसे अच्छी संरचना नहीं होती है। यहाँ तक कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाहिनी ओर भी कभी कभी एस कॉरपोरेशन उपयुक्त होता है। 2. याद रखें कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अलग अलग सलाहकार होते हैं, जैसे उन लोगों के लिए अलग अलग सलाहकार होते हैं जो दाहिनी ओर और बाईं ओर पैसा कमाते हैं। इसके अलावा उन लोगों से सलाह लेने पर विचार करें जो पहले से ही वहीं हैं जहां आप जाना चाहते हैं। 3. कर संबंधी कारणों से कभी भी व्यवसाय या निवेश न करें। सरकार जिस तरह चाहती है उस तरह से काम करने के लिए टैक्स छूट एक अतिरिक्त बोनस है। यह बोनस होना चाहिए, कारण नहीं। यदि आप अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, तो यह सलाह वही रहेगी। हमारे कानून भिन्न हो सकते हैं, फिर भी सक्षम सलाह लेने के सिद्धांत समान हैं। दाहिनी ओर के लोग पूरी दुनिया में बहुत समान रूप से कार्य करते हैं।